नमस्कार। राजस्थान के इतिहास को जानने के सोर्सेस के विषय में हम बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे साक्ष्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य, उसके बाद पुरालेखागारीय स्रोत के विषय में बात की। उसके बाद हम बात कर रहे थे साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य में हम चर्चा कर चुके थे जो साहित्य मिलता है हमें संस्कृत भाषा में, जो रचित साहित्य मिलता है, साथ ही साथ राजस्थानी भाषा में जो साहित्य मिलता है जिसमें ख्यात साहित्य है और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, रासो साहित्य है, जिनके विषय में हम बातचीत कर चुके हैं। अब इसी का एक टॉपिक है जिसमें फारसी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उसके विषय में बात करेंगे। राजपूत वंश के जो शासक थे उनका दिल्ली के सुल्तानों और उसके बाद जब मुग़ल बादशाह आए तो उनके साथ किस तरह के संबंध रहे, उन चीज़ों की तमाम जानकारियों के लिए हमें फारसी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है उससे भी बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह से राजपूत शासकों का दिल्ली के सुल्तानों से और मुग़ल शासकों से संघर्ष हुआ, फिर उनके किस तरह से मैत्रीपूर्ण संबंध हुए, आगे चलकर किस तरह से मुग़लों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, राजनीतिक अधीनता उन्होंने स्वीकार की। और इन तमाम विषयों के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए तो फारसी सोर्सेज से बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो हम कुछ प्रमुख फारसी ग्रंथों का उल्लेख करेंगे। यूँ तो बहुत सारे ग्रंथ हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से कुछ एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ जो है उनके बारे में बात करेंगे, जो सोर्सेज की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और मध्यकालीन भारत के इतिहास के सोर्सेज में भी ये इसका एक पॉइंट बनेगा कि किस तरह से मध्यकाल के इतिहास के कुछ प्रमुख प्रतिनिधि ग्रंथ हैं जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ राजस्थान के विषय में भी प्राप्त होती है। ताज उल मासीर ये जो ग्रंथ है इसका लेखन किया था, इसके लेखक हैं हसन निज़ामी। ये जो बुक है इसमें 1229 ईस्वी तक का हाल हमको मिलता है। तो मुस्लिम आक्रमण जब राजस्थान में होने ही लगे थे तो उनके प्रारंभिक दिनों के बारे में जानकारी मिलती है। अजमेर की क्या स्थिति थी, इस पे काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। तो बहुत सारे प्रारंभिक जो मुस्लिम आक्रमण हुए उनके बारे में जानकारी हमको ताज उल मासिर नामक ग्रंथ से प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं तबकाते नासिरी। ये जो ग्रंथ है इसके लेखक का नाम है काजी मिन्हाज उस सिराज। ये अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे और दिल्ली की जो सल्तनत हुई उसके बहुत सारे शासकों का उल्लेख इनके इस ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। इल्तुतमिश से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल के 15th वर्ष तक का हाल उन्होंने खुद अपनी जानकारी के आधार पर तबकाते नासिरी में लिखा है। तो इससे भी राजस्थान के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। जालौर और नागौर पर किस तरह से मुस्लिम शासन स्थापित हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर एक और ग्रंथ है जिसका नाम है खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह जो है इसकी रचना की थी, लेखक हैं इसके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध है, सल्तनत युग के बहुत ही महान कवि, इतिहासकार और साहित्यकार हैं। बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है और बहुत सारे सुल्तानों के दरबार में ये रहे हैं। तो इस ग्रंथ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ राजस्थान के विषय में प्राप्त होती है। खासतौर से अलाउद्दीन खलजी ने जिस तरह से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उसने जो चित्तौड़ का अभियान किया था, चित्तौड़ का अभियान, रणथंभौर का अभियान, इनके विषय में जो विवरण मिलता है वो खजाइनुल फतूह में हमें काफ़ी डिटेल में मिलता है। इसके अलावा भी अमीर खुसरो ने बहुत सारी जानकारी जो है वो राजस्थान के विषय में हमें प्रदान की है। रानी पद्मिनी की कहानी के बारे में भी वो सांकेतिक भाषा में इसका उल्लेख करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं जो खजाइनुल फतूह से हमें प्राप्त होती है। इसी तरह का एक ग्रंथ है तारीख़ फिरोज शाही। इस ग्रंथ के लेखक का नाम है जियाउद्दीन बर्नी। ये भी अपने समय के बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार थे और बहुत सारे दिल्ली के सुल्तानों के पास में रहे थे, उनकी सेवा की थी। इस ग्रंथ से भी हमें रणथंभौर पर किस तरह से मुस्लिम आक्रमण हुआ था उसके विषय में विशेषतः जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से तारीख़ मुबारक शाही, इसके लेखक का नाम है याहिया बिन अहमद अब्दुल्लाह सरहिंदी।
तो तुगलक काल के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है ये। तो बहुत सी जानकारी हमें राजस्थान के विषय में भी इस ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होती है। इसी प्रकार से वाक़यात मुश्ताकी, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक का नाम है रिजकुल्ला मुश्ताकी। लोधी वंश के शासनकाल के समय में इसकी रचना हुई थी। बहुत सारी जानकारियाँ वाक़यात मुश्ताकी में हमें प्राप्त होती है। बहुत सारे क्षेत्रों के विषय में, मार्गों के विषय में, इस तरह की तमाम जानकारियाँ हमें वाक़यात मुश्ताकी से प्राप्त होती है। इसी तरह से ग्रंथ है तारीख़ दाऊदी, जिसके लेखक का नाम है अब्दुल्ला। तो इस ग्रंथ से दिल्ली के अफगान सुल्तान और राजपूत शासकों के किस तरह के आपसी संबंध थे, उनका संघर्ष किस प्रकार से हुआ, उसके विषय में हमें सूचना प्राप्त होती है। इसी प्रकार से एक और ग्रंथ है जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, उस ग्रंथ का नाम है तुझके बाबरी। ये जो ग्रंथ है ये बाबर के द्वारा लिखा गया है। मुगल बादशाह बाबर जो थे उनकी आत्मकथा है, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। यानी तुझके बाबरी को ही बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसे ऐतिहासिक के साथ साथ इसे प्रामाणिक भी माना जाता है। तो राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी मिलती है और साथ ही साथ कुछ भ्रांतियाँ भी, यानी कुछ कन्फ्यूजन्स भी पैदा होते हैं, क्योंकि बाबरनामा में बहुत से विवरण ऐसे हैं जिनकी पुष्टि किसी और सोर्स से हमें नहीं मिलती है। तो पानीपत के युद्ध के बाद युद्ध के बारे में, खानवा के युद्ध के विषय में बहुत सी जानकारियाँ हमको प्राप्त होती हैं। इसी तरह से हुमायूं नामा है। ये जो ग्रंथ है इसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। हुमायूं के समय की बहुत सी जानकारी मिलती है। हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के साथ शासकों के साथ किस तरह के संबंध थे, उनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हुमायूं के जो संबंध थे मारवाड़ के शासक मालदेव से, उसके बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है हुमायूं नामा नामक ग्रंथ से। इसी प्रकार से एक और ग्रंथ है तज़किरात उल वाक़यात। इसके लेखक का नाम है जौहर आफ्ताब जी। ये ग्रंथ एक तरह से हुमायूं की जीवनी है। तो हुमायूं के विषय में, हुमायूं के शासनकाल में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, इन सब के क्षेत्र के विषय में हमें जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। अकबरनामा, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं अकबर के प्रमुख दरबारी और अधिकारी थे अबुल फजल। उन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। तो बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। मेवाड़, कोटा, मेवात, भरतपुर, जयपुर के आसपास की बहुत सी जानकारियाँ अकबरनामा से हमें प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में अकबर के साथ राजपूत राजकुमारियों के जो विवाह किए गए थे उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। राजस्थान की तीर्थ स्थलों के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। अबुल फजल ने ही एक और ग्रंथ लिखा है आईने अकबरी। इस ग्रंथ से भी अकबर ने किस तरह से मेवाड़ के क्षेत्र को संभाला, अजमेर के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। राजस्थान की सामाजिक स्थिति के बारे में भी बहुत सी जानकारी आईने अकबरी से प्राप्त होती है। तबकाते अकबरी, ये जो ग्रंथ है इसके लेखक का नाम है निज़ामुद्दीन अहमद। ये ग्रंथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे भी मुगल राजपूत संबंधों के विषय में बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। साथ ही साथ लेखक ने बहुत सी दूसरी घटनाओं का जिक्र किया है या सामाजिक परंपराओं का जिक्र किया है, जैसे कि जौहर का बहुत ही सजीव वर्णन निज़ामुद्दीन के द्वारा किया गया है। बहुत सारे व्यापारिक मार्गों का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से एक ग्रंथ है मुंतखब उत तवारीख। इस ग्रंथ के लेखक का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। ये भी अकबर के एक दरबारी और प्रमुख विद्वान व्यक्ति थे। इनका जो विवरण था उससे भी हमें अलवर, जयपुर, चित्तौड़ के आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। तारीख़ शेरशाही, इस ग्रंथ के लेखक का नाम है अब्बास खान सरवानी। ये जो ग्रंथ है इससे मालदेव और शेरशाह के बीच में जो युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, उसके विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है, क्योंकि इस युद्ध के समय लेखक स्वयं वहाँ पर उपस्थित था। इस ग्रंथ की रचना उसने अकबर के कहने पर की थी, अकबर के आदेश से की थी।
तो इस ग्रंथ से हमें मालदेव और उदय सिंह के विरुद्ध शेरशाह की जो गतिविधियाँ थीं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जहांगीर के समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तुजुक ए जहांगीरी। इसे जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी रचना मुगल बादशाह जहांगीर ने की थी। तो ये जो ग्रंथ है इससे बहुत सी जानकारियाँ अजमेर के विषय में, राजस्थान पर किस तरह से मुगल आक्रमण हुए उनके विषय में, बहुत सारे राजपूतों के विषय में, राजपूत राजकुमारियों का जिस तरह से शाही घरानों में विवाह हुआ है, इस तरह की तमाम जानकारियाँ जहांगीरनामा से हमें प्राप्त होती है। और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें से कुछ और हम लेंगे। बादशाहनामा, जिसे पातशाहनामा के नाम से भी जाना जाता है, इसके लेखक हैं अब्दुल हमीद लाहौरी। इससे भी हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, खासतौर से मेवाड़ के क्षेत्र के विषय में, मेवाड़ और मुगल बादशाह के जो संबंध थे उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। शाहजहाँनामा शाहजहाँ के समय का इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। इसके रचनाकार हैं इनायत खान। इस ग्रंथ से भी हमें मुगल मेवाड़ संबंध के विषय में बहुत सी जानकारी मिलती है। मासीर ए आलमगीरी, मासीर ए आलमगीरी ये जो ग्रंथ है इसकी रचना मोहम्मद साकी मुस्तैद खान द्वारा की गई थी। इस ग्रंथ से भी मुगलों के द्वारा जो राजस्थान में आक्रमण किए गए थे उन तमाम बातों का उल्लेख तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ उस वक्त की सामाजिक स्थिति के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक और है मुंतखाब उल लुबाब। इसके लेखक का नाम है मोहम्मद हासिम खाफी खान। खाफी खान के नाम से विख्यात है मोहम्मद हासिम, उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है। तो आगे के पीरियड की यानी 17th और 18th सेंचुरी में राजस्थान की जो स्थिति थी उसके विषय में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अलावा भी फारसी भाषा में सैकड़ों ग्रंथ मिलते हैं जिनसे राजस्थान के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत भी हैं, साथ ही साथ राजस्थान के इतिहास की जानकारी तो इनसे हमें प्राप्त होती ही है। कुछ और ग्रंथ जिनका सिर्फ नाम से ही उल्लेख कर सकते हैं। फतुहात ए आलमगीरी, इसके रचनाकार हैं ईसर दास नागर। इसी तरह से भीमसेन बुरहानपुरी, इन्होंने लिखा है नुस्खा ए दिलकश। शिवदास का लिखा हुआ मुनव्वर ए कलाम। इस तरह से बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे राजस्थान के विषय में बहुत सी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत, जिसमें तमाम तरह के स्रोत के विषय में हमने बात की। अब बहुत ही शॉर्ट में हम बात करें स्थापत्य और चित्रकला के बारे में। स्थापत्य और चित्रकला के जितने भी साधन हमें मिलते हैं, नमूने मिलते हैं, उससे हमें इतिहास के यानी राजस्थान के इतिहास के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो स्थापत्य के तमाम साधन हमें राजस्थान में मिलते हैं। दुर्ग, राजप्रसाद, भवन हैं, समाधियाँ, मंदिर, मूर्तियाँ, जलाशय, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। स्थापत्य कला की बात करें तो महाराणा कुंभा के समय से हमें स्थापत्य कला के विकास स्पष्ट तौर पे दिखाई देते हैं। उनके समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्पी हैं, शिल्प शास्त्री हैं मंडन। उन्होंने वास्तुकला पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उनके 5 ग्रंथ मंडन के द्वारा लिखे गए वास्तुकला पर, जिनमें से प्रासाद मंडन, रूपावतार, रूप मंडन, ये बहुत ही फेमस है। इस तरह के तमाम उल्लेख हमें मिलते हैं। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो शिल्प कला का द्वितीय नमूना माना जाता है, जो मंडन के निर्देशन में ही तैयार किया गया था। इसी तरह से राजस्थान के बहुत सारे दुर्ग हैं जो मिलते हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ है। इस तरह से बहुत सारे दुर्ग हैं, बहुत सारे मंदिर हैं जो स्थापत्य के महत्वपूर्ण नमूने हैं, जिनसे हमें उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से राजपूत चित्र शैली के बहुत सारे जो है नमूने हमें प्राप्त होते हैं। किस तरह से राजपूत चित्र शैली में आगे चलकर मुगलों की चित्रकला का प्रभाव हुआ, उस तरह की तमाम चीज़ें हमें सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक समन्वय, हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का किस तरह से समन्वय हुआ और एक नवीन भारतीय समाज और संस्कृति का अभ्युदय हुआ, तो इन तमाम सोर्सेज से हमें इस तरह की सांस्कृतिक विकास की जानकारी प्राप्त होती है।
तो इस तरह से ऐतिहासिक सोर्सेस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं, जिनमें हम अंत में बात करेंगे आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहासकार, यानी वर्तमान समय में जो इतिहासकार हुए हैं, जिन्होंने इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से संकलित करके नवीन पीढ़ी के लिए एक दस्तावेज़ के रूप में जुटाया है, उनके विषय में चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।